मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं बसंत मीना आज आपके सामने शैक्षणिक विधियों का जो टॉपिक है वो लेके आया हूँ। दोस्तों, स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर शैक्षणिक विधियों का वीडियो भी बना के आप डालिए, तो आप ही के निवेदन या रिक्वेस्ट से, आप ही की मांग के ऊपर ये वीडियोस मैंने आज तैयार किया है, ये टॉपिक तैयार किया है जो आपके सामने मैं आज ये प्रेषित करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, शैक्षणिक विधियां क्या होती हैं ये समझने से पहले शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए आप दोस्तों, शैक्षणिक विधियां जो हैं शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए होती हैं, तो इन दोनों का हमें पता होना चाहिए। एक शिक्षक और एक होता है शिक्षार्थी। ये दो चीजों का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है और इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। दोनों का बराबर वैल्यू होता है। जितना शैक्षणिक विधियां शिक्षक केंद्रित होती हैं, ठीक वैसे ही शिक्षक ये बाल केंद्रित भी होती हैं, बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। क्योंकि जो शिक्षक के अपनी शैक्षणिक विधियों के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा जो भी बच्चों को अवगत करवाता है, उसका प्रभाव किसके ऊपर देखने को मिलता है? शिक्षार्थियों के ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद में इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि शिक्षण विधियां होती क्या है। सबसे मुख्य बात है कि शैक्षणिक विधियां एक तो व्यक्तित्व निरीक्षण की विधियां भी होती हैं, एक सामाजिक शिक्षण की विधियां भी होती हैं। तो इन दोनों में अलग अलग अंतर है, हालांकि ये दोनों लगभग समानार्थक हैं, समानार्थी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण विधियां होती क्या है, शिक्षण विधियां क्यों अपनाई जाती हैं अध्ययन में। शिक्षण विधियां, अब दोस्तों, एक जो शिक्षक होता है, याद रखना, एक शिक्षक होता है अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी, रोचक, सरल या सहज या बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षण विधियों का सहारा लेता है, ताकि बच्चों तक वो सही संप्रेषित हो सके। आपको समझ में आ रहा होगा, शैक्षणिक विधियां वह प्रक्रिया है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान अपनी शिक्षण विधि को या अपने कार्य को प्रभावी, रोचक, सरल, सहज व बोधगम्य बनाने का प्रयास करता है। वो शैक्षणिक विधि कहलाती है। अब दोस्तों, अब शैक्षणिक विधियों के द्वारा होता क्या है, जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, जो शिक्षार्थी होते हैं, उनका व्यवहारगत परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? व्यवहारगत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। व्यवहारगत परिवर्तन होता है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मेरी शैक्षणिक विधियां कारगर है कि नहीं है। कैसे पता लगेगा? जब बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा, तो आपको सेल्फ को ही पता लग जाएगा कि मेरी विधियां कारगर हैं और बच्चों के ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, तो वो शैक्षणिक विधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, एक व्यक्तित्व परीक्षण की विधि भी होती है, व्यक्तित्व निर्माण की विधि भी होती है और सामाजिक शैक्षणिक विधियां भी होती है। तो इनको हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम शैक्षणिक विधियों का जो बेस है वो देखना है। शैक्षणिक विधियों का बेस देखना हमें बहुत जरूरी है। सारी विधियां जो है, जैसे मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है। साइकोलॉजी कहता ही क्या है कि मन का व्यवहार क्या है, मन के बारे में जानने का जो विज्ञान है वो ही तो क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है, मन का विज्ञान है ये। और वाटसन नामक विद्वान ने तो कहा है साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान बोला है। कैसा विज्ञान बोला है? व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि इससे लाइफ में लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। अब यहां पे हम देखेंगे दोस्तों, अब देखो, ध्यान यहां पर देना आप। शैक्षणिक जो विधियां हैं, ये इंपॉर्टेंट जो विधियां हैं, मैं यहां पे कुछ विधियां लिख रहा हूं, तो इनको आपको शुरू में बेस जो है वो आपको बनाना है, उनको तो याद रखना होगा आपको। सबसे पहले जैसे आपने नाम सुना होगा किंडर
गार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि इंपॉर्टेंट विधि है अपने आप में ही। अब इस विधि के बारे में आपने पहले पढ़ा है, बहुत कुछ इसके बारे में जानते हो। इस विधि का जो प्रतिपादक विद्वान है, सभी को ध्यान होगा, फ्रोबेल है। कौन विद्वान है इसका प्रवर्तक विद्वान कौन है? फ्रोबेल नामक विद्वान ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। और इस विधि में ये बताया गया है कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक वो क्या होता है? एक तरह से माली की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? माली की। और जो शिक्षार्थी होता है, जो बालक होता है, उसको किंडर माना गया है, पौधों के समान माना गया है, पौधे माने गए हैं। और जो विद्यालय है वो एक बाग माना गया है। विद्यालय क्या है? एक गार्डन है, एक बाग है। और इस बाग में जो नन्हे जो पौधे हैं, जो बालक हैं छोटे, उनकी रखवाली करने वाला जो शिक्षक है वो उसको माली की उपमा दी गई है। तो इस विधि में ये एक खेल पद्धति भी है। शैक्षणिक विधियों में जैसे दोस्तों एक खेल शिक्षण की विधियां भी आती हैं। खेल शिक्षण की विधियां जैसे वो 6 विधियां इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे थोड़ा सा मैंने मेरे तरीके से एक सूत्र बनाने का प्रयास किया है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। हुक्का पी, याद रखें, हुक्का वैसे नहीं, हुक्का ऐसे याद रख लो आप, हुक्का पी, या इसको ऐसे कर सकते हो आप, खा कर सकते हो इसको, हुक्का, हुक्का पी, कीड़ा मर जाएंगे। हुक्का पी, जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे, याद रखने का एक तरीका है। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हो आप कि जो यदि कीड़ों को बुलाना है तो हुक्का पियो। जैसे वो कहते हैं ना, एक जो स्लोगन भी कई बार आपने देखा होगा कि जैसे बीड़ी पी के खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। क्योंकि ये जो मादक पदार्थ जो हैं, जो इनका सेवन करने से निश्चित रूप से कीड़ों को निमंत्रण देना ही होता है। तो ये जो विधियां हैं मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। जैसे ह्यूरिस्टिक विधि है, जैसे खोज विधि है, जैसे ये जो प्रोजेक्ट विधि है, ये किंडरगार्टन विधि है, ये डाल्टन विधि है, ये मोंटेसरी विधि है। तो ये इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में, क्योंकि आज ये पहला वीडियो है और ये आप तक मैं सारी बातें पहुंचाऊंगा। तो ये किंडरगार्टन का हो गया। दूसरी विधि हम देखते हैं प्रोजेक्ट विधि। जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं इनको आपको देखना है, पहले इनका याद रखना है। प्रोजेक्ट विधि का जो प्रवर्तक विद्वान है वो है किलपेट्रिक। कौन है? किलपेट्रिक। किलपेट्रिक जो विद्वान है वो इस विधि के प्रवर्तक विद्वान है। अब देखो, एक बच्चे को कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, तो प्रोजेक्ट से किया हुआ जो कार्य है, जो मिला हुआ जो ज्ञान है, उसमें शुद्धता का होना निश्चित है। उसमें सही वो काम करेगा और उसकी जो खुद की जो अभिरुचि है, जो उसके मनोबल है, वो उसके बढ़ते रहेंगे बच्चे के प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से। उसके बाद में नेक्स्ट विधि देखते हैं हम, जैसे खेल विधि है। अब खेल विधि से खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। खेलने से भी बहुत कुछ बच्चे ज्ञानार्जन कर लेते हैं। अब खेल विधि के जो प्रवर्तक विद्वान जो रहे हैं, ये कॉल्डवेल रहे हैं। कौन रहे हैं? कॉल्डवेल। ये भी आपको याद रखना है कि खेल से भी बच्चे शिक्षा अर्जन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चौथी विधि है, चौथी इंपोर्टेंट विधि है पर्यटन या टूरिज्म विधि। पर्यटन विधि जो है, पर्यटन जो विधि है, इसके प्रतिपादक विद्वान है ये पेस्टोलॉजी है। कौन है? पेस्टोलॉजी। ये याद रखना, ये एक स्विस विद्वान है, स्विट्जरलैंड के विद्वान है, जिन्होंने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया है? पर्यटन विधि का प्रतिपादन किया है। अब देखो, पर्यटन से दोस्तों इसको आप भ्रमण विधि भी कह सकते हो, जो आपके एसएस में भी चलेगा। भ्रमण विधि, जैसे बच्चा जो है ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष किसी वस्तु विशेष का निरीक्षण करता है, उसे देखता है, तो गारंटेड वो जो चीज है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा समझ सकता है। जैसे सपोज करो, आपने भ्रमण के दौरान, पर्यटन के दौरान कालीबंगा, पीलीबंगा या फिर हल्दी घाटी, आगरा का ताजमहल,
यदि उनका आपने निरीक्षण किया है तो निश्चित रूप से आपको ज्ञानार्जन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इस तरह का जो नॉलेज प्राप्त होता है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्थायित्व का गुण ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्यटन विधि और खेल विधि जो एक इंपॉर्टेंट विधियां हैं जो आपकी निश्चित रूप से एग्जाम में एसएस विधि में या फिर ऑल ओवर जो विधियां हैं उनमें आ सकती हैं। इसके बाद में 5वें नंबर पे हम जो विधि देखते हैं, नंबर 5 पे, ये जैसे ज्योमिति विधि है या समाज मिति विधि है। समाज मिति विधि, समाज मिति जो विधि है ये सामाजिक परिदृश्य के बारे में इसमें वर्णन किया जाता है। समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो पा रहा, तो वो सारी चीजों का जो स्टडी है वो इस विधि के द्वारा हो सकता है। और इस विधि के जो प्रतिपादक विद्वान जो हैं वो दोस्तों कौन थे? मोरेनो थे। कौन थे? मोरेनो। और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रियन विद्वान थी। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय राष्ट्र है जिसकी राजधानी वियना है। जहां पे दोस्तों ये भी याद रखना साथ में कि वियना जो है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय परमाणु जो अनुसंधान केंद्र है वो भी स्थित है। तो ये मोरेनो ने समाज मिति विधि का उल्लेख किया था। उसके बाद में 6 नंबर पे हम देखें, आपने पढ़ा होगा और ये आपके रिट एग्जाम में पहले भी आ चुकी है, तो वो विधि बता रहा हूं आपको। जैसे नेक्स्ट है ब्रेल विधि। ब्रेल विधि, ब्रेल जो विधि है ये लुई ब्रेल ने प्रतिपादित की थी। कौन था? लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल। अब ये जो विधि है मित्रों, ये जो अंधे व्यक्ति होते हैं वो लिखने और पढ़ने की विधि है उनकी। अंधे व्यक्तियों की लिखने और पढ़ने की विधि को कहते हैं ब्रेल विधि। और इसके प्रवर्तक विद्वान कौन रहे हैं? ब्रेल, लुई ब्रेल नामक विद्वान इसके प्रतिपादन या प्रतिपादक रहे हैं। 7वें नंबर पे हम देखें बेसिक। बेसिक को हम बुनियादी भी कह सकते हैं, बेसिक विधि या बुनियादी विधि। इस विधि का जो प्रतिपादक विद्वान है अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि मातृभाषा में ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चा उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सके और उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। और बेसिक शिक्षा में दोस्तों जैसे और भी अदर एक्टिविटीज आती हैं, जैसे चरखा काटना, सूत काटना या फिर हाथ से कपड़ा बनाना, इस तरह की एक्टिविटीज भी शिक्षा के अंतर्गत इसमें समाहित होती है। और इस शिक्षा का प्रचलन होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए सब आतुर हैं और अदर सेक्टर में भी जाने का प्रयास लोगों का होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है पढ़ने वालों के लिए कोई चीज टिपिकल नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, जो अच्छी तरीके से बच्चा मेहनत करता है उसको गारंटेड जॉब मिलता है। लेकिन जो इरेगुलर रहते हैं, देखो दोस्तों, नियमितता हमेशा आदमी को परवान चढ़ा देती है। रेगुलर यदि आप स्टडी करते हो निश्चित रूप से आपकी भाषा शैली सुधरेगी, आप में तारतम्यता आएगी और आपकी जो कंटिन्यूटी है वो निश्चित रूप से आपको एक सही राह की ओर, सही मार्गदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करती है। तो आप रेगुलर मेहनत करते रहो और निश्चित रूप से इन विधियों के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो इनको क्रम से अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा 8 नंबर पे हम देखते हैं दोस्तों, 8 नंबर पे नेक्स्ट विधि देखें, जैसे आगमनात्मक विधि है, आपने पढ़ा होगा आगमन विधि। जैसे 9 नंबर पे है जैसे निगमन विधि, निगमन, आगमन और निगमन विधियां। अब आगमन विधि में क्या होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं उस विधि को कहते हैं आगमन। और निगमन का क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जब जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? निगमन विधि के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा। निगमनात्मक विधि जो है एक गणितीय तथ्यों के ऊपर आधारित होती है और इस विधि का उपयोग एक यूनानी जो दार्शनिक था जिसका नाम था देकार्त। देकार्त का नाम सबने सुना होगा आपने। रेने देकार्त बहुत जबरदस्त विद्वान थे और उन्होंने बुद्धि सिद्धांत भी दिया, मन के बारे में भी उन्होंने बताया और उन्होंने दोस्तों एक कोटेशन दिया था जो बहुत ही जबरदस्त कोटेशन था उनका। उन्होंने क्या कोटेशन दिया था, वो कोटेशन भी याद रखना आपने, कि मैं छत से छलांग लगाऊंगा, जरूरी नहीं मैं नीचे आऊं, मैं ऊपर भी जा सकता हूं। ऐसी बात करने वाले थे। और दोस्तों एक ये जो दार्शनिक होते हैं ये पागलपंथी होते हैं। आपको पता है ये इनका जो दिमाग है, इनकी जो प्लेट है थोड़ी किसकी हुई होती है।
पागल नहीं कह सकते, वो पागल बनाते हैं। और दोस्तों सही बात ये भी है कि जो पागल होते हैं वो इतिहास बनाते हैं, समझदार लोग तो इतिहास को पढ़ते हैं। तो ये बात भी फैक्ट है, पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, इतिहास बनाते हैं, समझदार लोग तो इतिहास को पढ़ा करते हैं। तो और रेने देकार्त ने कहा था कि जब तक स्टूडेंट अपना वजूद, अपना एग्जिस्टेंस नहीं जानता, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो उसने एक बात बोली थी कि सबसे पहले आप अपना पोटेंशियल, अपनी खुद की क्वालिटी, अपने खुद के गुणों के बारे में आप एक बार जानिए कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, तो वो देखना जरूरी है। तो उनका एक कोटेशन बहुत प्रसिद्ध है फिलोसॉफी में। और फिलोसॉफी देखो, मनोविज्ञान का जन्म ही फिलोसॉफी से हुआ है, और फिलोसॉफी यूनान में बहुत जबरदस्त है, सारे दार्शनिक यूनान के रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने एक बात बोली कि व्यक्ति को खुद को समझना चाहिए पहले। उनका कोटेशन था कि खुद समझो पहले। तो उनका एक कोटेशन प्रसिद्ध है जो सेकंड ग्रेड में बहुत बार आता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। दोस्तों सोचना एक विचार करना है, सोचना एक विचार करना है, और विचार करना विचारकर्ता के अस्तित्व को सिद्ध करता है, इसलिए सिद्ध होता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। दैट्स ऑल। ऐसे विचारक थे वो, ऐसे विद्वान थे वो। और दोस्तों दार्शनिक बहुत जबरदस्त होते हैं, ये पूरा दर्शन ही है, ये दार्शनिक विचार ही आपको यहां पे देने हैं। एक दार्शनिक की छोटी सी मैं कहानी बता दूं आपको वीडियो के दौरान, ताकि सभी स्टूडेंट सुन रहे होंगे। एक दार्शनिक एक गांव में चला जाता है, और उस गांव में, अब देखो दार्शनिक के बारे में मैंने बताया पागलपंथी होते हैं, उनका सोचने का कहीं पर भी सोचने लग जाए, उनका कोई लेना देना नहीं होता जगह विशेष से। तो एक गांव में चला गया, तो दीवार पे गोबर लगा हुआ था। तो दार्शनिक उस गोबर को देखने लग गया। कम से कम वहां पे 15-20 मिनट खड़ा रहा, वो गोबर को देखता रहा। अब गांव में लोग रोक ही लेते हैं, वो पूछ ही लेते हैं कहाँ से आए हो, कैसे खड़े हो। तो एक व्यक्ति आया, तो उसने पूछा कि भाई साहब कैसे खड़े हो, ये तो गोबर लगा हुआ है, क्या देख रहे हो इसको। नहीं बोला। दूसरा जो व्यक्ति आया, दूसरे ने बोला, तो उससे भी नहीं बोला। तीसरा अंत में हार थक के आया, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आप देखते हो कई लोगों का खाना हजम नहीं होता जब तक बीच में टोका टाकी नहीं करते, तो वो पूछ ही लेते हैं। तो वो तीसरा हार थक के आया, उसका दिमाग बड़ा खराब हो गया कि क्यों खड़ा है यहाँ। तो उससे लास्ट में पूछा कि भाई साहब क्यों खड़े हुए, तो दीवार पे गोबर लगा हुआ, आधा पौन घंटे से आप खड़े हुए यहाँ पे। तो दार्शनिक उसके बाद में सोच विचार करके और क्या बोलता है कि भाई साहब मुझे ही पता है, ये तो दीवार पे गोबर लगा हुआ है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भैंस कैसे चढ़ गई यहाँ पे भैंस कैसे चढ़ गई। अब बताओ दार्शनिक का ये वजूद होता है, ये लेवल होता है, ये सोचने का तरीका होता है, हर चीज के ऊपर वो निष्कर्ष निकालता है। दार्शनिक पागल नहीं होता, वो निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और ऐसे ऐसे बहुत दार्शनिक रहे हैं, जैसे शंकराचार्य का नाम सुना होगा। चलो अपने टॉपिक पे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगमन और निगमन विधि देखे आपने, उसके बाद में नंबर 10 पे देखते हैं हम विश्लेषण विधि का नाम सुना आपने, विश्लेषण। और ये विधि भी एक टीचर को, एक शिक्षक को आनी चाहिए। नेक्स्ट 11 नंबर पे देखते हैं संश्लेषण विधि। ये दो विधियां भी, अब देखो किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को टुकड़ों में कहना आना चाहिए। उसके टुकड़े करके खंड कर दो उसके, तो बच्चों को अच्छी तरीके से वो चीज समझ में आएगी। अलग अलग टुकड़े करके, और यदि बच्चों को बताने का यदि प्रयास करोगे तो वो चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में बच्चों को आ जाएगी। अब जैसे देखो इसी चीज में मैं विश्लेषण विधि लगा रहा हूं, एक चीज में लगा रहा हूं, मैं मेरे तरीके से बता रहा हूं उसको। कोई चीज रटने की कोई प्रवृत्ति मत पालिए आप अपने व्यू से, अपने तरीके से बताइए आप। जैसे विश्लेषण में देखो ऐसे कर लो आप, जैसे मान लो मिट्टी है, ये मान लो मिट्टी है, अपन बात कर रहे हैं कप की, कर रहे हैं कि भाई कप कैसे बनता है, इसी के ऊपर अपन शैक्षणिक विधि लगा रहे हैं अपनी। विश्लेषण में सबसे पहले कप बनाने के लिए बच्चों मिट्टी की आवश्यकता होती है, विश्लेषण करेंगे अलग अलग। उसके बाद में मिट्टी का उपयोग करने वाला कौन होगा, कुम्हार होगा। या घड़े का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे कप की जगह घड़ा ले लो आप। किसी भी चीज को रटो मत, अब अपने तरीके से बनाइए ना उसको, ताकि मजा आएगा आपको पढ़ाने में। अब देखो घड़े का जो निर्माण है वो देख रहे हैं। घड़े के निर्माण के लिए पहली शर्त क्या है, मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल खंड कर रहे हैं अपन। उसके बाद में इसके निर्माण के लिए कौन चाहिएगा, कुम्हार भी होना चाहिए।
इसके निर्माण में जल की भी महती आवश्यकता होगी, जल की भी आवश्यकता होगी। तो ये अब आप आराम से बता सकते हो इस चीज को। इसके बाद में आपका कार्य का निर्माण हो जाएगा, अब गड़ा बन जाएगा। तो ये खंड बन गए अपने अलग अलग। अब एक ही, अब इसका विश्लेषण का मतलब टुकड़े करना, और विश्लेषण का संश्लेषण का मतलब उनको जोड़ देना, उनको एक तरीके से बता देना। अब मैं इसको देखो, विश्लेषण तो मैंने कर दिया, अब इसका संश्लेषण करूंगा। अब बच्चों को मैं बताऊंगा कि बच्चों, घड़े का निर्माण मिट्टी के द्वारा जल के सहयोग से कुम्हार करता है, और उसके बाद में घड़ा बनता है, जो हम इसमें पानी रखते हैं। और हमारी पानी जो है ये हमारे पीने के काम में आता है, इसलिए जल ही हमारा जीवन है। ऐसे छोटे बच्चों को बता दोगे तो समझ जाएगा। आपने पहले टुकड़े किए, उसके बाद में उसको जोड़ के और फिर बता दिया। तोड़ना और जोड़ना, यही संश्लेषण और विश्लेषण विधियों के नाम से जाना जाता है। अब आराम से आप समझा सकते हो, हर चीज को समझा सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट 12 नंबर पे अपन देखें। 12 नंबर पे जो विधि है, जैसे इकाई विधि। इकाई विधि, अब आपको पता है इकाई विधि के जो प्रतिपादक विद्वान है वो मोरिसन रहे हैं। कौन रहे हैं? मोरिसन। इकाई विधि के विद्वान, जो प्रतिपादक विद्वान कौन रहे हैं, ये कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि ये मोरिसन ने इकाई विधि का प्रतिपादन किया था। अब इकाई क्या है कि कई बातें हैं। अब देखो, अब ये कई बातें हैं, अब इनको एक इकाई में, एक ही इकाई में सबको जोड़ देना, वो क्या कहलाएगा? इकाई कहलाएगा। जैसे इकाई मीन्स मतलब पाठ, पाठ्यक्रम योजना में देखते हैं अपन यूनिट, जो सारी चीजों का समग्र अध्ययन जो होता है उसको इकाई विधि कहते हैं। और इसके प्रतिपादक विद्वान कौन हो गए? मोरिसन हो गए। समझ में आ गया आपको? उसके बाद में नेक्स्ट 13 नंबर पे हम देखें प्रादेशिक विधि। प्रादेशिक विधि, प्रादेशिक जो विधि है इसका प्रवर्तक विद्वान दोस्तों सभी को पता होगा आपको, रॉबर्टसन थे। इसके प्रतिपादक विद्वान कौन थे? रॉबर्टसन इस इकाई के प्रतिपादक विद्वान माने जाते हैं। ये याद रखना, किस प्रदेश विशेष के बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी लेने के लिए इस विधि का सहारा लिया जाता है। उसके बाद में 14 नंबर पे हम विधि देखें तो ये विधि आपको एक बेसिक तैयार करनी है। 14 नंबर पे यही देख लेते हैं। जैसे ड्रेकाली विधि है, ड्रेकाली विधि, तो ड्रेकाली जो विधि है ये ड्रेकाली नामक विद्वान ने ही प्रतिपादित की थी। इन्हीं के नाम पे ये विधि है, ड्रेकाली विधि, ड्रेकाली नाम से। उसके बाद में 15 नंबर पे हम देखें डाल्टन विधि। डाल्टन जो विधि है ये पार्कहर्स्ट के द्वारा स्थापित की गई थी। पार्कहर्स्ट ये विद्वान जो था वो डाल्टन विधि का प्रतिपादक विद्वान कहलाया। तो ये जो, इसके अलावा आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं 16 नंबर पे। जैसे 16 नंबर पे विधि है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि ये सुकरात ने दी थी। किसने? सुकरात और एक थॉमस, ये दो विद्वान थे। सुकरात और थॉमस ने कौन सी विधि दी? समस्या समाधान। पहले देखो, किसी समस्या को सुनना चाहिए, समस्या का पहले चयन होना चाहिए, उसके बाद में उसके कारण को खोजना चाहिए, उसके बाद में उसका हल ढूंढना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या करोगे? समस्या का चयन करोगे। एक समस्या लेनी पड़ेगी अपने को, फिर समस्या के क्या जानने पड़ेंगे? कारण जानने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में समस्या का क्या जानना पड़ेगा आपको? हल जानना पड़ेगा, उसका समाधान करना पड़ेगा, और उसको बाद में उसको लागू करना होगा। जैसे अब इसको लागू, अब देखो जैसे समस्या है दहेज, जैसे कोई भी ले लो टॉपिक, जैसे बाल विवाह ले लो, आप कोई भी टॉपिक ले लो, जो सोशल सिस्टम में जो कुरीतियां हैं वो समस्या ही तो है। जैसे बाल विवाह ये ले लिया आपने, समस्या होगी, ये चयन कर लिया हमने एक समस्या का, बाल विवाह एक कुरीति है, एक बुराई है, समाज के लिए एक अभिशाप है। अब इसका कारण खोजेंगे कि बाल विवाह क्यों हो रहे हैं? अशिक्षा की वजह से। कारण ये है मस्ट, एक गरीबी की वजह से ये कारण खोज लिए। यदि इस अशिक्षा बीमारी को और गरीबी को हमने मिटा दिया, बिना डिटर्जेंट के धो दिया, तो निश्चित रूप से इस समस्या का हल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इसका समाधान भी अपन कर देंगे। समझ में आ गया आपको स्टेप? पहले समस्या का आपने क्या किया? चयन किया, फिर समस्या के कारण आपने खोजे, और उसके बाद में समस्या का समाधान आपने दे दिया। तो ये बात किसने कही है? सुकरात और थॉमस ने।
थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आज का इतना ही टॉपिक है अपना। चलो दोस्तों, लेकिन कुछ विधियां और बच रही हैं, तो इसके बारे में बता देता हूं मैं साथ आपको। जैसे 17 नंबर पे जो विधि है, 17 नंबर पे जो विधि आ रही है वो है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि जो है ये भी सुकरात ने दी है। किसने दी है? सुकरात ने। उसके बाद में 18 नंबर पे हम देखें, नंबर 18 पे साखी अनुदेशन, साखी अनुदेशन। और 19 नंबर पे हम देख लें, यहाँ पे 18 नंबर पे देखो ये विधि है साखी अनुदेशन, और 19वें नंबर पे यहाँ पे लिख रहा हूं रेखीय अनुदेशन। रेखीय अनुदेशन, अनुदेशन। तो साखी अनुदेशन और रेखीय अनुदेशन। अब देखो रेखीय अनुदेशन का मतलब तो आप वैसे समझो, दिमाग से लगाओ आप। जैसे यहां पे मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा आप। जैसे साखी अनुदेशन, अब जैसे मानो ये एक राह है, एक रास्ता है। अब इसमें रेखीय में तो क्या है कि इसमें सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो ये ए स्थान है, ये ब स्थान है, ये स स्थान है, और ये द स्थान है। ऐसे स्थान आ रहे हैं, तो इनका अपने को पता लग रहा है ना, क्रम से पता लग रहा है, एक रेखा के द्वारा पता लग रहा है, एक रेखा के सहारे जाया जा रहा है। अब शाखाएं, जैसे एक रास्ते के अलग अलग रास्ते, एक रास्ता ये गया, एक रास्ता ये गया, और एक रास्ता ये गया। तो रास्ता ये एक था, अब इसके रास्ते दो अलग अलग हो गए। जैसे ये एक हो गया, एक नंबर पे अलग हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, इसकी अलग अलग शाखाएं हो गई। तो एक तो साखी अनुदेशन कहलाता है और एक रेखीय अनुदेशन कहलाता है। तो साखी जो अनुदेशन है, ये याद रखना, साखी अनुदेशन ये काउडर का है दोस्तों। किसका है? काउडर का है, काउडर, ये याद रखना। और उसके बाद में 19 नंबर पे जो मैंने बताया रेखीय अनुदेशन, ये स्किनर का है। किसका है? स्किनर। दोनों ही काउडर और स्किनर जो विद्वान है, दोनों यूएसए के रहने वाले हैं। तो याद रखना आप, साखी अनुदेशन का प्रतिपादक है काउडर और रेखीय अनुदेशन का प्रतिपादक स्किनर है। दोनों विद्वान कहां के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं। तो इन बेसिक विधियों का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में आराम से हम, जैसे एक खोज विधि है, पुरिष्टिक विधि। पुरिष्टिक विधि का नाम सुना होगा आपने, पुरिष्टिक विधि भी है, जिसको खोज विधि, अनुसंधान विधि भी कहते हैं। और इस विधि का जो प्रतिपादक विद्वान रहा है वो आर्मस्ट्रांग रहा है। कौन रहा है? आर्मस्ट्रांग। ये आर्मस्ट्रांग जो विद्वान था, ब्रिटेन का रहने वाला था दोस्तों। पुरिष्टिक विधि को खोज विधि और अनुसंधान विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये विधियां जो है ये आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। व्यक्तिगत विधियां भी होती हैं, जिससे व्यक्ति अपना सही तरीके से प्रेजेंटेशन पावर डेवलप करता है। तो मित्रों, अपनी खुद की विधियां भी होनी चाहिए, ताकि बच्चों तक आप अपने ज्ञान को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओ। और ये जो छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने जो आपको दिया है, अब इसको आप कितना आपको पसंद आ रहा है, कितना आपको अच्छा लग रहा है, आपको लाइक और कमेंट्स करके और हमें अवगत करवाओगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करें आप, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।